हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने स्टार्ट किया है, जो सब्जेक्ट है पॉलिटी। तो दोस्तों, इस पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, इसमें आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, संसद। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है हम इसे फुल डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। और हम इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे, इसके अलावा कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो कि आपको पहले नहीं पता होगी और जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बताएंगे, उसमें से काफ़ी बार एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एनटीपीसी वगैरह हो, IAS हो, PCS हो, इसके अलावा कोई सी भी वनडे एग्जाम हो, दोस्तों इन सभी एग्जाम में ये जो टॉपिक है ये पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा आपके लिए फुल डिटेल से आपके लिए वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, ये जो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक, वो है संसद। तो दोस्तों, इसकी जो वीडियो है 3 वीडियो बनाएंगे हम। तो जिसमें एक में हम कवर करेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति। तो ये जो राष्ट्रपति जो टॉपिक है, इसे हम आज ही इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल से, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसके बारे में कुछ ट्रिक भी बताएंगे। और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में राज्यसभा और फिर आएगा लोकसभा। तो ये जो हमारे सामने 3 वीडियो होने वाली दोस्तों, तो इन तीनों वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से, ताकि आपका कोई सा भी एग्जाम में अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक से, तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो इतना हम आपको विश्वास दिला सकते हैं दोस्तों कि अगर आपने हमारी वीडियो से अगर एक बार भी वीडियो देखी होगी या हमारी वीडियो से पढ़ा होगा, तो आपका एग्जाम में अगर इस टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पहले देखते हैं हम संसद होता क्या है। तो दोस्तों, जो संसद है, इसके जो 3 अंग होते हैं, ये जो तीनों जैसे कि आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों संसद के अंग होते हैं। और संसद होती है दोस्तों 2 सदनीय, द्विसदनीय संसद होती है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों को ही शामिल किया जाता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों, अंग होते हैं 3। उन तीनों में जो 3 अंग होते हैं उसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। और अगर सदन पूछे जाएँ, क्योंकि सदन होते हैं 2, राज्यसभा लोकसभा, क्योंकि इन दोनों के भवन होते हैं और यहीं जो इनका कार्यालय होता है दोनों का, राज्यसभा लोकसभा का, और यहाँ इनके कार्य होते हैं। तो मतलब आप इसे याद कर सकते हैं, जिसके भवन है, जैसे कि राज्यसभा के भवन है जहाँ जितने भी मंत्री वगैरह सब बैठते हैं, और इसके अलावा लोकसभा भी भवन, इसका भी एक भवन होता है। तो ये दोनों हैं, 2 भवन होते हैं। तो आप ये 2 भवन से याद कर सकते हैं कि इसके 2 द्विसदनीय हैं, सदन 2 हैं, और इसके जो अंग है वो 3 हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। तो संसद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों पहले। तो संसद जो कि है दोस्तों, इसे 79 जो आर्टिकल है, इसमें इसके बारे में फुल डिटेल से, मतलब इसका डिटेल में दिया हुआ है। तो आप याद कर सकते हैं संसद 79। और राष्ट्रपति दोस्तों 52 में राष्ट्रपति को दे रखा है कि राष्ट्रपति 52 आर्टिकल जो है उसमें बताया गया है कैसे बनाए जाते हैं। और इसके अलावा उनके कुछ बहुत सारे फैक्ट भी होते हैं। तो 52 में आर्टिकल में राष्ट्रपति है। और आप याद कर सकते हैं दोस्तों ट्रिक। इससे पहले हम देखते हैं राज्यसभा में दोस्तों आर्टिकल 80 में राज्यसभा है, और लोकसभा दोस्तों 81 में है। तो आप याद कर सकते हैं सरला, स, र और ला। तो दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं, स से संसद 79, 80 और 81। तो स से संसद, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो 79, 80 और 81 आप ये 3 नंबर याद कर सकते हैं, जिससे आपको ये आर्टिकल है आपको याद हो जाएंगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो यह ट्रिक है सरला, 79, 80 और 81। तो इसे आप याद रखिएगा। और इसके पहले हम देखते हैं संसद के बारे में कुछ फैक्ट, उसके बाद हम आएंगे राष्ट्रपति पर। जितने भी राष्ट्रपति के जितने भी फैक्ट है और राष्ट्रपति के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे। तो पहले देखते हैं संसद। दोस्तों, भारत की संसद दोस्तों, इसे अथवा पार्लियामेंट बोल सकते हैं। तो भारत की जो है ना, जो भवन है संसद भवन, तो इसे संसद ही कहा जाता है। और विभिन्न देशों में अलग अलग नाम है दोस्तों। जैसे अगर हम रूस में जाएँ तो रूस में संसद को ड्यूमा कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम स्पेन जाएँ तो कॉर्टेस कहा जाता है। तो इसे विभिन्न देशों की, अलग अलग देशों की जो संसद है उनका नाम अलग अलग है। तो भारत की जो संसद है उसका जो भवन है उसका नाम संसद ही है। तो संसद अथवा पार्लियामेंट हम कह सकते हैं। तो भारत की संसद, तो इसके बारे में देखते हैं। भारत की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है दोस्तों। ये जो भारत की जो विधान पालिका है, जहाँ हम कह सकते हैं विधान पालिका है दोस्तों, ये दोस्तों जो
भारत की जो विधान पालिका उन सभी का जो हेड होता है, यानी कि जो सर्वोच्च निकाय होता है वह है संसद। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। जैसा कि भी हमने आपको बताया कि जो द्विसदनीय है, इसका पहला सदन है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, इतना तो आपको पता होगा। और इसके अलावा दोस्तों भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन संसद है, इसमें राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा, जिसे लोगों का सदन कहा जाता है। इसके अलावा राज्यसभा, जो कि राज्यों की परिषद होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने, जो राष्ट्रपति का जो पावर होती है दोस्तों, वो उसके पास इतनी पावर होती है कि वो कोई सा भी सदन, यानी कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उन दोनों को बुला सकता है, उनके जो मेंबर हैं उनको बुला सकता है मीटिंग के लिए। इसके अलावा अगर आए हैं तो उनको स्थगित कर सकता है। इसके अलावा भी दोस्तों राष्ट्रपति शक्तियाँ होती है बहुत सारी, कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। जो लोकसभा अगर सही मायने में कार्य नहीं कर रही है तो उसे राष्ट्रपति भंग भी कर सकता है। इसके अलावा भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है। जो भारत की जो संसद है दोस्तों, इसका जो संचालन किया जाता है वह विभिन्न मंत्री द्वारा है, और जितने राष्ट्रपति उस संसद में शामिल होता है। इसके अलावा मंत्रीगण हैं, सभी शामिल होते हैं। तो संसद भवन में इसका भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में किया जाता है, जो संसद भवन है दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इतना तो आपने सुना होगा, पर आपको इसके पीछे का इफेक्ट नहीं पता होगा दोस्तों, जो हम बताने जा रहे हैं। तो इसे लोकसभा को उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। परंतु दोस्तों यह जो केवल व्यवहार में कहा जाता है, यानी कि इसका जो कहीं लिखित जो प्रमाण नहीं है, मतलब कहीं भी हमारे संविधान में लोकसभा निम्न सदन है या राज्यसभा उच्च सदन है, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये केवल हम व्यवहार में कहते हैं, यानी कि बोलचाल में कहते हैं केवल कि ये लोकसभा जो है निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, जैसे कि, परंतु ये केवल व्यवहार में कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी लोकसभा के लिए निम्न सदन एवं राज्यसभा के लिए उच्च सदन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि जो संसद है ना दोस्तों, जो कि संविधान है ना, संविधान में इन दोनों सदनों को बराबर मान्यता दी गई है। जो कि संविधान में दोस्तों, तो संविधान में इन दोनों को बराबर रखा गया है, ना किसी को निम्न सदन कहा गया है, ना किसी को उच्च सदन कहा गया है। वो तो हमने ही इन्हें कहा है लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा में वही व्यक्ति जा सकते हैं जो कि लोकसभा में पहले कार्यकाल उनका हो चुका हो, या उनकी जो आयु है 30 वर्ष, जो कि इसकी जो क्राइटेरिया रहता है वो पार कर चुके हों, तो वही सदन जा सकते हैं, सदस्य जा सकते हैं। और इसमें कंडीशन है दोस्तों कि जो सदस्य है राज्यसभा वाला, तो वह लोकसभा को मतलब एक बार कार्यकाल पूरा कर चुका हो, वही जा सकता है। तो एक और दोस्तों ये भी फैक्ट है कि जो राज्यसभा जो है इसे भंग नहीं किया जा सकता है, और लोकसभा को है उच्च सदन, राज्यसभा उच्च सदन है, और लोकसभा जो है दोस्तों इसको भंग किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति के पास पावर होती है इतनी कि अगर लोकसभा सही मायने में कार्य नहीं कर रहा है तो लोकसभा को वो भंग कर सकता है। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बारे में और कुछ जानते हैं हम इसके बारे में। फिर हम आते हैं राष्ट्रपति पर। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों, फिर इसके बारे में जितने भी डिटेल हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर हम इसके बारे में देखेंगे चुनाव, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो देखते हैं पहले भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, ये भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। जितने भी जो भारत जो हमारा जो देश है इसके कार्यपालक, इसे क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है, और इन सभी के मतलब कार्यपालक होते हैं, और कार्यपालक के अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। तो दोस्तों जितने भी कार्य किए जाते हैं, जितने उस पर राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, वो जितने भी कार्य किए जाते हैं, प्रशासनिक कार्य जितने भी किए जाते हैं, वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। उस पर राष्ट्रपति की साइन होंगे या उस पर राष्ट्रपति जी की सील होगी। तो इतना इसका लाइन का अर्थ है कि संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। और इसके अलावा जैसा कि दोस्तों अभी हमने देखा था कि जो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित होती है, यानी कि राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 के अनुसार 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित होती है। राष्ट्रपति में जितनी भी शक्तियाँ होती है वो सभी राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसके अलावा वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का
सर्वोच्च सेनानायक होता है। मतलब जितनी भी सेना है दोस्तों, सशस्त्र जितनी भी सेना है, नेवी है, एयरफोर्स है, इसके अलावा आर्मी है, इन सभी का जो हेड होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति जी इन सभी के हेड होते हैं। इन्हें क्या ऑर्डर देना है, मतलब जो आक्रमण करना है वगैरह, जो जितने भी कार्य डिसीजन लेने हैं कि तो इन सभी के बारे में राष्ट्रपति जी लेते हैं। तो ये इन तीनों सेनाओं के हेड होते हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने, हटाने, युद्ध या शांति की घोषणा करने वाले होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो राष्ट्रपति जी जो होते हैं, इनके पास इतनी पावर होती है कि आपातकाल ये लगा सकते हैं। कहीं भी अगर आपातकाल लगाना है, जैसे कि वित्तीय आपात लगाना है या राष्ट्रपति शासन लगाना है या जितने भी लगाना है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति जी के पास पावर होती है, लगा भी सकते हैं। इसके अलावा वो हटा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वह युद्ध मतलब कहीं अगर जैसे कि पहले हुआ था जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध, तो अगर युद्ध करना है या शांति स्थापित करनी है, ये भी उनके ऊपर ही होता है, राष्ट्रपति जी के ऊपर। तो यह घोषणा करना सब इन्हीं के हाथ में होता है, राष्ट्रपति जी के ऊपर। और वह देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तो देश के प्रथम नागरिक जो कि आपको पता ही होगा, वो तो राष्ट्रपति होते हैं। तो भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। दोस्तों ये जो राष्ट्रपति जी होते हैं, इनका भारतीय नागरिक होना आवश्यक होता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है उसमें यह है कि जो भी राष्ट्रपति बन सकता है वह भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ कंडीशन होती है, मतलब जो कुछ शर्तें होती है, जैसे कि 35 वर्ष उम्र पार कर चुके हों जो व्यक्ति, वह राष्ट्रपति बन सकते हैं, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो वो जितनी भी कंडीशन है दोस्तों वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम और कुछ जानते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम इनके बारे में डिटेल, और फिर पढ़ेंगे हम इनके जो चुनाव है, चुनाव कैसे होता है, इन सभी के बारे में देखेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है और इसके अलावा भी हमने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमने फुल डिटेल में पढ़ाए हैं इनको, ताकि आपके कोई भी आपका एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ना छूटे। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं और आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो न्यू अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए दोस्तों। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट दोस्तों। तो जैसा कि सिद्धांततः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जी के पास पर्याप्त शक्ति होती है, पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति जी जो है, राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं हम दोस्तों कि जो राष्ट्रपति जी जो है नाम मात्र के होते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनमें पावर भी होती है, पर वो सभी कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि जितने भी कार्य करते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री जी। जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो जितने भी कार्य करते हैं वह करते हैं, पर किसके द्वारा करते हैं, उनके जो जितने भी कार्य करेंगे दोस्तों उन पर राष्ट्रपति जी की सील होगी, साइन होगा। बाकायदा हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति जी की अनुमति से ये कार्य हो रहा है। तो अनुमति तो वह दे रहे हैं, पर कर कौन रहा है, प्रधानमंत्री। तो जितनी भी वास्तव में जो शक्तियाँ होती है दोस्तों वो प्रधानमंत्री में निहित होती है, और प्रधानमंत्री में निहित होती है। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिपरिषद द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री तो स्वयं करते हैं, इसके अलावा वो अपने जो मंत्रिपरिषद है उनके द्वारा उन शक्तियों का उपयोग किया जाता है कि कौन से कार्य करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। इसके अलावा ये सभी डिसीजन ये हमारे प्रधानमंत्री जी लेते हैं। जैसे कि भी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, जो कि भी काफ़ी बड़ा फैसला लिया है उनने, तो जो कि राम मंदिर का भी वो होने वाला है उद्घाटन। तो देखते हैं आगे। और भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। दोस्तों जो राष्ट्रपति जी जो हैं वो राष्ट्रीय भवन में रहते हैं, और राष्ट्रीय भवन दिल्ली में स्थित है। और जिसे राष्ट्रपति जो भवन है दोस्तों, इसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति जो भवन है इसका अन्य नाम रायसीना हिल। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार पद पर रह सकते हैं दोस्तों? जो भारत जो देश है हमारा, इसमें राष्ट्रपति जी की जो कौन सा जो व्यक्ति ही कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा ये कहीं भी डिसाइड नहीं है। मतलब कोई सा भी अगर राष्ट्रपति जो कोई सा भी व्यक्ति है, राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है कि राष्ट्रपति एक बार बने, दो बार बने। जैसा कि आपने देखा होगा
तो देखा होगा आपने कि जो अन्य देश है वहाँ लिमिट होती है, जैसे कि अगर हम अमेरिका में ही देख लें तो ओबामा जी जो है 2 बार बने हैं, और वहाँ जो अमेरिका में 2 बार ही बन सकते हैं अधिकतम राष्ट्रपति। तो ऐसा भारत में कुछ नहीं है, आप भारत में जितने चाहें उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो अधिकतम कितने बार पद पर रह सकते हैं इसकी कोई सीमा तय नहीं है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ने ही पद पर 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। सबसे लंबे समय तक कार्यकाल करने वाले माने जाते हैं दोस्तों ये जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इन्हें सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का सबसे लंबा कार्यकाल है राष्ट्रपति के पद पर। तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जैसा कि है जो कि है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, वो भारत की 12वीं दोस्तों जो प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी ये 12वीं नंबर की राष्ट्रपति थी, और यह इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो इसका आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो पहली महिला राष्ट्रपति अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसे भी याद रखिएगा, पहली राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद ग्रहण किया था और गोपनीयता की शपथ ली थी। तो ये जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो राष्ट्रपति बनी थी यह 2007 को बनी थी, 25 जुलाई 2007 तो इन्हें गोपनीयता की शपथ ली थी। और जो कि वर्तमान में दोस्तों जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद जी, भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। तो दोस्तों इस जो संसद के जो टॉपिक है दोस्तों, ये संसद का जो टॉपिक क्लियर होने के बाद हम इसके बारे में जो राष्ट्रपति जी के बारे में वीडियो बनाएंगे कि अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं, क्रम वाइज देखेंगे हम उनको। और इसके अलावा हम उसके जो राष्ट्रपति जो हैं उनको याद करने के लिए आपको ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आप सभी जो राष्ट्रपति हैं उनको क्रम वाइज याद कर सकें और कुछ डिफ़िकल्टी ना हो। तो जब हम बनाएंगे अभी संसद खत्म होने के बाद, अभी तो हमारे संसद चल रहा है, इसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा पढ़ाएंगे, फिर हम देखेंगे जो राष्ट्रपति जी की लिस्ट जो है उसके बारे में भी देखेंगे। तो अभी देखते हैं और इसकी कुछ बातें फैक्ट देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम डायरेक्ट राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जी के बारे में जानते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इनका चुनाव वगैरह कैसे होता है, किस प्रणाली के आधार पर होता है, कौन कौन इसमें भाग लेता है, कौन नहीं लेता है, और इनके बारे में फैक्ट जानेंगे। तो आइए चलते हैं राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति देखते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहेगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स को भी सभी को शेयर कीजिए। तो देखते हैं हम राष्ट्रपति के बारे में। तो पहले देखते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी का वर्णन जो कि राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है, जैसे कि भी हमने पढ़ा जितनी भी शक्तियाँ निहित होती हैं इन सभी बारे में अनुच्छेद 52-53 में दिया गया है। तो इसका देखते हैं हम राष्ट्रपति जी की योग्यता की। राष्ट्रपति जो कौन बन सकता है, कौन सा व्यक्ति है जिसमें ये सभी योग्यता होनी चाहिए, उसके बाद ही वह राष्ट्रपति बन सकता है। तो पहली योग्यता तो है दोस्तों जो कि है राष्ट्रपति जो बनेगा व्यक्ति, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब वह भारत में रहने वाला होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो वह किसी देश में ना रहता हो, हमेशा मतलब पूरे वर्ष भर अपने देश में ही रहता हो, भारतवर्ष में, तो वही व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो वह राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा उस व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष से ऊपर या 35 वर्ष होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों 35 वर्ष उम्र अनिवार्य है। अगर व्यक्ति 35 वर्ष का उम्र का है और इसके अलावा ये जो जितने भी कंडीशन है इनको फॉलो करता है तो वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। और इसके बाद दोस्तों वह जो व्यक्ति है पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति पागल है, अनसाउंड माइंड है, इसके अलावा जो कि दिवालिया है, बैंकक्रप्ट है, मतलब ऐसे कह सकते हैं, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इसके अलावा किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर कोई व्यक्ति है कोई लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। दोस्तों केवल कुछ कंडीशन है जिसमें राष्ट्रपति जो बन सकता है, पर वो जैसे कि है राष्ट्रपति के पद पर हो सकता है तो चुनाव लड़ सकता है, प्रधानमंत्री हो तो भी लड़ सकता है। ऐसे कुछ पद हैं जिनको छोड़कर अगर अन्य पद पर हो तो वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो उन्हें भी देखेंगे हम आगे। तो लास्ट जो कि अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो इसका देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि मनोनयन देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है किस सदन में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों पहला जो कि हमारे सामने दोस्तों राज्यसभा।
तो राज्यसभा में दोस्तों जो राष्ट्रपति जी जो हैं 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, मतलब बिना चुनाव के, बिना किसी मतलब चुनाव वगैरह के, यह 12 व्यक्ति को अपने मतलब अपने कहने पर मतलब मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में। तो उच्च सदन जो कि राज्यसभा, यहाँ 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसके अलावा लोकसभा में दोस्तों 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतर मतलब वही व्यक्ति शामिल होते हैं या सदस्य होते हैं जो कि जिन्हें अनुभवी हों, और अनुभवी सदन भी कहा जाता है इसे दोस्तों राज्यसभा को, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य होते हैं वह अनुभवी होते हैं, मतलब किसी न किसी क्षेत्र में वह मतलब कह सकते हैं कि किसी न किसी क्षेत्र में वह अच्छे होते हैं और मतलब उन्हें उसका ज्ञान होता है पूरा, तो अनुभवी होते हैं कुल मिलाकर, कहने का मतलब ये है। तो इसके अलावा देखते हैं हम संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर प्रधानमंत्री जी जो हैं कहीं भी किसी भी देश से संधि करते हैं, इसके अलावा देश में कोई भी कार्य करते हैं, तो वह सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, क्योंकि जो भारत का जो पहला नागरिक है वह राष्ट्रपति है, और यही पूरा कार्यकारी अध्यक्ष मतलब कार्यभार का, इसके अलावा न्यायपालिका का प्रमुख होता है, तो इन्हीं के नाम से किए जाते हैं। इसके अलावा हम देखें राष्ट्रपति जी के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, तो दोस्तों शक्तियों में आते हैं क्षमादान की शक्ति। तो दोस्तों क्षमादान की शक्ति हमारे राज्यपाल के पास भी होती है, पर उनके पास सब चीज़ की मतलब हम कह सकते हैं सभी अपराध की क्षमादान नहीं होता है। अगर हम कहें कि कुछ विशेष अगर हम देखें कि विशेष अधिकार क्या है, तो राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान है और राज्यपाल के पास भी क्षमादान है। तो राज्यपाल के पास दोस्तों ये है कि राज्यपाल है ना, किसी भी जो व्यक्ति है उसको क्षमादान करना है तो वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। अगर राज्यपाल जो है, अगर कोई व्यक्ति है चोरी वोरी करी है, इसके अलावा उसे कुछ सज़ा हो रही है, तो वह उसे क्षमा कर सकता है, कोई सज़ा कम करवा सकता है। पर अगर उसे मृत्युदंड मिला है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को किसी कार्य पर मृत्युदंड मिला है तो वह उसे रोक नहीं सकता है राज्यपाल। बल्कि इसके अलावा अगर हम देखें राष्ट्रपति जी जो हैं उसका मृत्युदंड रुकवा सकते हैं। ये नहीं बोल रहे हैं हम कि उसका मृत्युदंड खत्म करवा सकते हैं, ये नहीं, रुका सकते हैं हम कि उसकी सज़ा ख़त्म नहीं करवा सकते हैं, मृत्युदंड रुकवा सकते हैं, उसकी सज़ा चेंज करा सकते हैं। यानी कि अगर उसे मृत्युदंड मिला है दोस्तों तो उसे आजीवन कारावास करवा सकते हैं, और अगर कुछ और उसका स्वभाव अच्छा है तो उसे हम जो राष्ट्रपति जी जो हैं उसे सज़ा कम करवा सकते हैं, पर उन्हें सज़ा से मुक्त नहीं करा सकते हैं। तो ये इसके बाद ये राष्ट्रपति जी के पास विशेष अधिकार होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 72 के अंतर्गत क्षमादान है राष्ट्रपति जी के पास। इसके अलावा अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1 2 3 आप याद कर सकते हैं। 123 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति जी के पास। इसके अलावा दोस्तों अभी हमने पढ़ा तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, जल थल जो नौसेना है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति जी। और इसके बाद देखते हैं हम कुछ और फैक्ट जो कि इनके बारे में, और जो कि ये राष्ट्रपति जो कि हमने अभी पढ़ा दोस्तों थोड़ी देर पहले कि जो राष्ट्रपति जो है नाम मात्र के होते हैं, क्योंकि जितनी भी शक्तियाँ होती है, जितने भी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति जो है नाम मात्र के होते हैं। और इसी प्रकार जो अगर हम देश में देखें तो राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, और अगर उसमें देखें हम कि सभी राज्यों में देखें तो राज्यों में राज्यपाल नाम मात्र का होता है, क्योंकि वहाँ जितने भी कार्य किए जाते हैं उनके मंत्री द्वारा किए जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा। और वहाँ केवल राज्यपाल का इतना कार्य हो सकता है कि अगर राज्यपाल की कोई मतलब राष्ट्रपति के हिसाब से, राज्यपाल के हिसाब से कोई कार्य नहीं कर रहा है तो वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को सूचित करता है। और उसके बाद जो राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों वो वहाँ राष्ट्रीय जो कि शासन लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसके अलावा तो यह उसके पास पावर होती है राज्यपाल के पास। तो जब हम पढ़ेंगे राज्यपाल तब हम उसमें फुल डिटेल से बताएंगे आपको। तो अभी पढ़ते हैं हम राष्ट्रपति। हम पढ़ते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों। तो निर्वाचन जो है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, पहले हम देखते हैं इसमें जो निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो भाग लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा है, लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, और एवं राज्यों के विधानसभा जो है दोस्तों राज्यों में उनके जो है सदस्य भाग ले सकते हैं। और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश है विधानसभा के,
केंद्र शासित प्रदेश में अगर विधानसभा है दोस्तों, विधान परिषद विधानसभा, तो उनके सदस्य भाग ले सकते हैं। परंतु दोस्तों इतना आप याद रखिएगा कि जितने भी सदस्य हैं ये सभी निर्वाचित होने चाहिए। जो राष्ट्रपति जो 14 सदस्य निर्वाचित करता है, मतलब वो मनोनीत करता है, जैसे कि जो 12 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में, तो ये जितने भी सदस्य हैं दोस्तों ये इस निर्वाचन भाग नहीं ले सकते। तो दोस्तों ये जो मनोनीत जो होते हैं इन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं होता है निर्वाचन में। तो दोस्तों ये हमारे सामने प्रश्न आता है कि इन्हें निर्वाचन में भाग लेने का क्यों अधिकार नहीं होता है। दोस्तों आपको पता है, जैसे अभी हमने बताया कि जो 14 सदस्य होते हैं, 12 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में, तो इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्योंकि राष्ट्रपति से नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति की जब चुनाव होगा तो ये तो उन्हीं के फेवर में बोलेंगे, इसलिए इसे इन 14 सदस्यों को इसमें जो निर्वाचन भाग नहीं लेते हैं। तो इसलिए इन जो सदस्य होते हैं इनको जो निर्वाचन भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। तो इसका देखते हैं हम, चूँकि राष्ट्रपति जी का जो वेतन होता है दोस्तों कहाँ से दिया जाता है, तो वेतन और भत्ते जितने भी होते हैं राष्ट्रपति जी के वो संचित निधि से दिए जाते हैं। इसके अलावा हम देखें कि राष्ट्रपति जी की जो पर मंथ जो इनकम होती है वो कितनी होती है। तो वेतन में दोस्तों राष्ट्रपति जी की 5 लाख पर मंथ इनकी सैलरी होती है, 5 लाख रुपए पर महीने। तो देख सकते हैं आप, कलेक्टर से 5 गुना मतलब तो 5 लाख पर महीने। और इसके अलावा दोस्तों हम देखें कि पेंशन, तो एक बार अगर कोई राष्ट्रपति बन चुका है तो इसके अलावा हम आपके कुछ फैक्ट बताते हैं आपको कि पहले बात तो उनकी जो पेंशन होगी वो 9 लाख रुपए पर साल होती है, यानी कि 9 लाख रुपए एक साल में उनको दिए जाते हैं। तो कम नहीं होते वैसे 9 लाख। और इसके अलावा दोस्तों एक और हम बात बताएं आपको कि जो राष्ट्रपति जो हो चुके हैं, मतलब बन चुके हैं, उसके अलावा जब उनका रिटायर हो जाते हैं, वो उनकी पेंशन मिलने लग जाती है, तब उन्हें उनके साथ में 2 बॉडीगार्ड भी रहते हैं। दोस्तों ये जो 2 बॉडीगार्ड रहते हैं ये इनके पूरी लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, जब तक कि इनकी जो समय पूरा नहीं होता, मतलब जब तक ये इनकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक ये जो 2 इनको बॉडीगार्ड दिए जाते हैं ये उम्र भर के लिए दिए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और अगर कोई आतंकवादी या कुछ है, मतलब कोई भी इनके किडनैप कर ले तो ये पूरा मामला पूरे इन्हीं पर सरकार पर आता है। तो इसलिए राष्ट्रपति जो हैं इन्हें जो हो चुके हैं इन्हें 2 बॉडीगार्ड दिए जाते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम बताते रहेंगे पूरी वीडियो में, और आगे भी वीडियो है उनमें भी हम आपको फुल डिटेल से आपको बताएंगे कोई सा भी टॉपिक है। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो इतना भी मैटर हम आपके लिए बहुत मेहनत से बना रहे हैं दोस्तों, तो आप थोड़ा हमारे लिए तो इतना कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स और आगे हम देखते हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया कि एक व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। भारत में ऐसा कोई भी नियम कायदे कानून नहीं है कि राष्ट्रपति की वो, मतलब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की जितनी भी बार बन सकता है, इसके कोई क्राइटेरिया लिमिट नहीं है कि 2 बार बने, 3 बार बने, 5 बार बने, ऐसा कोई बात नहीं है। भारत में राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। वो इसका देखिए हम राष्ट्रपति से संबंधित विवाद का निपटारा। दोस्तों अगर राष्ट्रपति जी जो है इनसे संबंधित जितने भी विवाद होते हैं, कुछ विवाद हो गया तो वो जो निपटारा होता है वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आखिरी होता है और निर्वाचन अवैध होने पर उसके कार्य अवैध नहीं होते। अगर दोस्तों राष्ट्रपति अगर कोई अवैध रूप से बना है, कुछ गड़बड़ी करके बना है, तो वो राष्ट्रपति तो बन गया है पर उसने जो जितने भी कार्य किए हैं दोस्तों वह अवैध नहीं माने जाएंगे। तो माना कि अगर राष्ट्रपति तो बन चुका है, किसी भी प्रकार से बना हो, चाहे वो अवैध बना हो चाहे किसी भी बना हो, पर अगर जो राष्ट्रपति बन चुका है अब तो, पर वो जितने भी कार्य करेगा वो अवैध नहीं माने जाएंगे। और दोस्तों अगर राष्ट्रपति जी को हटाना भी है तो हटाने के लिए भी नियम कायदे कानून है। वह पहली बात तो खुद लिख के दे सकते हैं कि, मतलब कह सकते हैं कि खुद ही हट सकते हैं पहली बात तो। और दूसरी बात अगर वो उन पे कोई केस चल रहा है या, तो उन्हें महाभियोग प्रक्रिया है दोस्तों, यह अनुच्छेद 61 में है। तो इस प्रक्रिया द्वारा इन राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन, दोस्तों ये जो राष्ट्रपति शासन अभी हमने बात की तो ये इसका अनुच्छेद है 356।
राष्ट्रपति शासन कब लगता है दोस्तों? जब राज्यपाल कहता है। और राज्यपाल अगर कोई भी राज्य है उसमें जितने भी नीतियाँ हैं, नियम हैं, वो राज्यपाल अगर कहता है कि ये सही नहीं है और फिर भी अगर मंत्री द्वारा किए जाते हैं या उसे लागू किया जाता है, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से कहकर डायरेक्ट वो राष्ट्रपति से कहता है राज्यपाल, और राष्ट्रपति अपने 356 अनुच्छेद के तहत उस राज्य में राष्ट्रीय शासन लगा देता है। जैसा कि हमने देखा थोड़े पिछले साल इसमें हम देखें महाराष्ट्र जो कि है मुंबई, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था, क्योंकि वहाँ जो बीजेपी और जो जितने भी सीटें थी, मतलब सरकार थी वहाँ उस राज्य की, तो वहाँ किसी भी मतलब पार्टी का वो नहीं हो पा रहा था, हम कह सकते हैं कि मत पूरे नहीं हो पा रहे थे, वोट पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो इस वजह से भी वहाँ शासन लगा था, क्योंकि वो कुछ जो भी हो अपने को जो भी रहा हो वहाँ, तो राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति जी ने वहाँ शासन लगाया था, राष्ट्रपति शासन। तो इसका देखते हैं हम राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति जी के पास कौन कौन सी शक्ति होती है आपातकालीन। तो इसके जो कि है दोस्तों हमारे सामने अनुच्छेद 352 आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, ये इनके पास शक्ति होती है। इसके बाद दोस्तों 356 जो कि राष्ट्रपति शासन है, और फिर आता है 360 वित्तीय आपात। दोस्तों ये हम आपको बता दें, वित्तीय आपात अभी तक देश में एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपात दोस्तों। हाँ, इसके बारे में एक और अब हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहते हैं, जो कि पिछले हम बताना चाह रहे थे पर अभी हम भूल गए थे, तो ये देख के याद आ गया 360 अनुच्छेद देख के। तो दोस्तों जो 360 अनुच्छेद के तहत अगर राष्ट्रपति जी अगर वित्तीय आपात लगाते हैं, तो जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी उनकी तो सैलरी कटती ही है, पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो राष्ट्रपति जी जो हैं इनकी जो 5 लाख रुपए पर मंथ इनकम रहती है, इनमें से 1 रुपया नहीं कटता है। मतलब राष्ट्रपति जी को पर मंथ हमेशा सैलरी मिलती रहती है, चाहे वो वित्तीय आपात लगे, चाहे कुछ भी लगे, कोई सा भी, पर उन्हें जो राष्ट्रपति जी की जो सैलरी होती है वो उसमें कमी नहीं आती है, राष्ट्रपति सैलरी कभी नहीं कटती है। तो वित्तीय आपात में सभी कर्मचारी को कटेगी, गवर्नमेंट कर्मचारी की, पर राष्ट्रपति को छोड़कर। राष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति की कभी वो नहीं कटती है तनख्वाह, तो इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और इसका देखते हैं हम एक और बार राष्ट्रपति की जो कुछ डिटेल में देखते हैं हम, जो प्रक्रिया है चुनाव की प्रक्रिया से हम डिटेल में देखते हैं थोड़ी। तो दोस्तों अगर हम देखें अगर संरचना की जो कि हमारे संसद में कितनी सीटें होती है, तो एक तो राष्ट्रपति को अगर हटा दिया जाए तो कुल 788 मतलब 778 सीटें होती है, जिसमें से दोस्तों 245 राज्यसभा की होती है और 543 लोकसभा की होती है। तो मैक्सिमम 543 245 ये राज्यसभा और लोकसभा की सीटें होती हैं, और जैसे कि हम देख सकते हैं 245 और 545। और इसका देखते हैं हम जो प्रक्रिया देखते हैं हम राष्ट्रपति जी की, तो चुनाव की प्रक्रिया देखते हैं पहले हम। तो राष्ट्रपति जी के चुनाव कैसे होता है और इन सभी के बारे में कुछ फैक्ट भी देखेंगे। तो देखते हैं हम चुनाव की प्रक्रिया जो की है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखते हैं हम और कुछ फैक्ट जो कि ये राष्ट्रपति जी को, दोस्तों राष्ट्रपति जी को भारत के संसद के दोनों सदन निम्न सदन, उच्च सदन, निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा, इन दोनों का तथा साथ ही राज्य विधायकों का, जो कि राज्य में विधानसभा है, विधान परिषद है, उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो निर्वाचित होता है राष्ट्रपति, इसमें वह सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि वह जो कि मनोनीत होते हैं, क्योंकि मनोनीत राष्ट्रपति नहीं कराए तो वह उन्हीं के फेवर में बात करते हैं, इसलिए उन्हें इस निर्वाचित में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा वोट आवंटित करने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जो राष्ट्रपति जी जो जितने भी व्यक्ति खड़े होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, मतलब राष्ट्रपति के जो पद के लिए जितने भी व्यक्ति खड़े होते हैं, 1 2 3 4 जितने भी हो, तो उनमें एक फॉर्मूला अपनाया जाता है दोस्तों, ताकि हर राज्य की जनसंख्या और उस राज्य से विधानसभा के सदस्यों द्वारा वोट डालने की संख्या के बीच एक अनुपातित रहे, और इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों और राष्ट्रीय संसदों के बीच एक समानुपात बना रहे। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो एक स्थापित प्रणाली है, अगर इसके अनुसार भी अगर किसी जो
किसी राष्ट्रपति को, मतलब जो जितने भी व्यक्ति हैं राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार हैं, इनमें से अगर किसी को वोट नहीं मिलती तो इसके लिए भी एक और हम कह सकते हैं कि एक स्थापित प्रणाली है, जिससे हारने वाले उम्मीदवार को प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है। इसे हम पहले बताते हैं आपको क्या होता है इसमें कि दोस्तों, अगर मान लीजिए कि 4 जने राष्ट्रपति के पद के लिए मतलब उम्मीदवार हैं, 4 व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं, तो इनमें से 4 व्यक्तियों में से दोस्तों पहले 4 व्यक्ति हैं, तो हम कह सकते हैं पहले में अगर हम माने कि 100 वोट हैं, 100 में से दोस्तों अगर किसी के पास पहले के पास अगर आ गए, मान लीजिए 30 आ गए हैं वोट, इसके अलावा दूसरे के पास आ गए हैं 31, मान लीजिए इसके पास भी 30 आ गए हैं, तो इन दोनों के पास हो गए 30, और बचे अभी कितने 40 और बचे हैं दोस्तों। तो एक के पास आ गए 19 और एक के पास आ गए 20, तो 19 नहीं लीजिए दोस्तों, इससे ले लेते हैं हम 18 ले लेते हैं, 18 और फिर आते हैं एक के पास मान लेते हैं हम कितने, एक और तो 22 मान लेते हैं, ठीक है 22 हो जाएंगे। तो एक के पास 18 तो एक के पास 22 हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये कुल 100 में से, थोड़ा राइटिंग चेंज कर लेते हैं, तो अगर कुल 100 वोट हैं तो 100 वोट में से अगर 30 एक के पास आए, दूसरे के पास 30 आए, 4 उम्मीदवार, माना कि हमने 4 उम्मीदवार खड़े हुए राष्ट्रपति के लिए, और फिर आज तीसरे पास आया 18 और चौथे के पास है 22। तो दोस्तों इसमें जो प्रणाली होती है इसमें ये होता है कि जो सबसे कम वोट होते हैं, सबसे कम वोट यानी कि जो 4 व्यक्ति हैं, जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें से सबसे कम वोट वाला व्यक्ति, इसके 30 से ज़्यादा हैं 30 है, इसके भी बराबर है इन दोनों के, इससे कम 22 है, तो और इसके बाद आता है 18 वाला, तो सबसे कम है दोस्तों 18। तो 18 को हम क्या करते हैं कि इन तीनों में बांट देते हैं। जो व्यक्ति जिसको 18 वोट मिले हैं उसके इस चुनाव से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि इस जो उम्मीदवार जो बचते हैं फिर 3 उम्मीदवार बचते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों बचते हैं और चौथे वाले को हटा देते हैं। और इसके जो वोट होते हैं दोस्तों 18, इन सभी वोटों को इन तीनों में बराबर बांट देते हैं, यानी कि 6 इसको मिल जाएंगे, 6 इसको मिल जाएंगे और 6 इसको मिल जाएंगे। तो इसके पास हो जाते हैं फिर 36, फिर इसके पास भी हो जाते हैं 36 और फिर उसके पास हो जाते हैं 28। तो दोस्तों अभी भी निर्णायक नहीं हो पा रहा है कि सबसे ज़्यादा वोट किसके हैं, तो इसके सब के बराबर है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर इसी प्रणाली द्वारा ये जो इन्हें 36 जो ये तो ज़्यादा जाते हैं, 36 इसके अलावा आता है 28 वाला, तो 28 इससे कम है, तो ये 28 जो है इसे भी हटा देंगे, फिर बचते हैं 2 उम्मीदवार और इसके वोटों को भी इसी प्रकार 14 इसमें बांट देंगे, 14 इसमें बांट देंगे। तो जिसके ज़्यादा हो जाते हैं फिर उसे राष्ट्रपति बना दिया जाता है। उसका भी क्राइटेरिया होता है कि इस परसेंटेज से अगर ऊपर होते हैं इसके वोट राष्ट्रपति की, तो उसे राष्ट्रपति बनाया जाता है। दोस्तों अगर ऐसा होता है कई बार कि माना कि 2 उम्मीदवार हैं ना, तो दोनों को मिल गया, अगर एक को 50 मिले और दूसरे को भी 50 मिल गए, तो दोस्तों इस स्थिति में क्या होगा, पहला भी राष्ट्रपति बनने के योग्य है, दूसरा भी योग्य है, सब कंडीशन इनने भी फॉलो की है, सब कंडीशन इसने भी फॉलो की है, तो इसमें क्या होता है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित जो कि वो हम कह सकते हैं कि जितने भी फैसले लेते हैं वो कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट। तो एससी के पास जाते हैं ये दोनों, मतलब फिर आखिरी जो निर्णय होता है वो एससी का वो होता है, निर्णय होता है कि किसे राष्ट्रपति बनाया जाए। तो एससी जिसे चाहे इन दोनों में से उसे राष्ट्रपति बना सकता है। तो आखिरी जो कंडीशन होती है 50-50, अगर दोनों के पास बराबर इक्वल वोट आ जाते हैं तो फिर आखिरी जो निर्णायक होता है वो एससी का होता है, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये थी इसकी प्रणाली। तो हम इसे एक बार लैंग्वेज में भी देख लेते हैं ताकि आपको अगर किसी एग्ज़ाम में लिखना हो पीसीएस वगैरह में तो आप आसानी से लिख पाएँ, क्योंकि दोस्तों ये जो बोलचाल की जो भाषा होती है इसे हम इतने अच्छे से मतलब लिखें भी तो इतनी प्रभावी नहीं होती है। मतलब जो एग्जामिनर जो होता है उस पर उसको इतनी मतलब हम कह सकते हैं कि उसे किताबी लैंग्वेज चाहिए होती है। मतलब तो हम देखते हैं इससे एक बार इसमें भी पढ़ लेते हैं बुक में। तो अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो एक प्रणाली स्थापित होती है जिससे हारने वाले उम्मीदवार को प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है। जैसा कि मैंने पढ़ा आखिरी में जो 28 थे उसको 28 को हटाया और फिर दोनों में बांट दिया और उनको मिले वोटों को अन्य उम्मीदवार को तब तक हस्तांतरित होता है जब तक किसी एक को बहुमत नहीं मिलता। यानी कि जो इसका राष्ट्रपति का भी क्राइटेरिया रहता है कि इस जो वो परसेंटेज से या इस वोट से ऊपर होनी चाहिए तभी उसे राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो जब तक वो ऐसी स्थिति नहीं आती है तब तक जो लास्ट वाला जो उम्मीदवार होता है
जिसके सबसे कम वोट होते हैं उसको हटाते जाते हैं, और जो जितने भी बचे सदस्य हैं उन सभी में वोट इक्वल बांटते रहते हैं। जैसे कि पहले 18 को हटाया था, 18 वाले वोट को फिर 28 वाले को हटाया, फिर इन दोनों के जो वोट हो गए थे बराबर, तो उस स्थिति में फिर सुप्रीम कोर्ट का जो उसका निर्णय आखिरी होता है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यता जो कि हमने अभी पढ़ी, सबसे पहली योग्यता थी दोस्तों नागरिक, जो कि भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी 35 साल या उससे अधिक उसकी उम्र होनी चाहिए, पद का उम्मीदवार हो सकता है इस उम्र से। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। यानी लोकसभा बनने की योग्यता दोस्तों वही जो कि किसी लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ये सभी जो कि जितनी भी योग्यता है ये सभी हम आपको जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तो आपको उसमें बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना किया हो, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कि है। तो सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना किया हो। इसके अलावा परंतु निम्न कुछ कार्यालय धारकों को राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के रूप में खड़ा होना अनुमति दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कुछ जो स्थिति होती है या कुछ पद होते हैं, अगर उस पद पर अगर कोई व्यक्ति है वह भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी सैलरी आ रही हो। तो देखते हैं कौन से पद है दोस्तों। पहला है वर्तमान राष्ट्रपति। जैसे कि अगर वर्तमान राष्ट्रपति है उसका 4 वर्ष का या 4.5 वर्ष का जितने भी कार्यकाल होता है, उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, क्योंकि 5 वर्ष के पहले ही चुनाव करा लिए जाते हैं, 6 महीने पहले ही। तो वर्तमान राष्ट्रपति जो है यह भी राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि हमारे जो देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि इतने लिमिट हो कि जो राष्ट्रपति इतनी बार बन सकता है। तो जो वर्तमान राष्ट्रपति है वह भी कर सकता है, मतलब उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है नेक्स्ट राष्ट्रपति के लिए। इसके अलावा वर्तमान उपराष्ट्रपति, अगर कोई उपराष्ट्रपति के पद पर है व्यक्ति, वह भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। इसके अलावा किसी भी राज्य के राज्यपाल, अगर जैसे कि हमारे जितने भी राज्य हैं इनमें कोई सा भी राज्यपाल अपने मतलब राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। इसके अलावा संघ या किसी राज्य के मंत्री, कोई सा भी संघ है या कोई सा भी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है, इन सभी के मंत्री, कोई सा भी मंत्री हो वह भी राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 4 जो कंडीशन है, 4 जो पद हैं, इन पदों को छोड़कर अगर कोई सा भी पद हो गवर्नमेंट या मतलब राजनीतिक, तो उसमें अगर पद हो तो वह राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये 4 पद थे, इनका आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। और इसका देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर दोनों के 50-50 वोट हो जाते हैं तो क्या होता है, तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वही इसका निर्णय करता है आखिरी। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हम थोड़ा और देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि जो कुछ उनकी महत्वपूर्ण जो कि शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में देखते हैं थोड़ी और। तो कुछ अन्य शक्तियाँ दोस्तों अभी हमने पढ़ा था 252, 256 और 260 जो कि थी, उसमें राष्ट्रपति शासन था, वित्तीय आपद था, और इसके अलावा एक और जो थी। तो ये सभी शक्तियों के अलावा भी इसके पास राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, जिनमें से एक 143 जो आर्टिकल है उसमें भी होती है, जो कि परामर्श लेना एससी द्वारा। दोस्तों राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी समय परामर्श ले सकता है, चाहे उसका कार्यकाल कितना भी हो चुका हो, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 6 माह, कितना भी हो, चाहे 1 दिन का क्यों ना हो। राष्ट्रपति जब चाहे अनुच्छेद 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से अपना परामर्श ले सकता है। पर दोस्तों ये बातें आप ध्यान रखिएगा कि ये परामर्श ले सकता है, इसे बात मानना या ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर होता है। यानी कि जो अगर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से अगर सलाह ली है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जो भी सलाह दी हो उसे मानना या नहीं मानना राष्ट्रपति के ऊपर होता है। ये बाध्य नहीं होता है राष्ट्रपति कि जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली उस पर उसे माने, यह बाध्य नहीं होता है। और एक बात दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट से जितनी बार चाहे उतनी बार सलाह ले सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने एक बार सलाह ली, उन्हें नहीं मानी तो दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 143 के तहत राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार परामर्श ले सकता है इसी द्वारा। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमारे सामने। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति थे, वह ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार निर्वाचित हो चुके हैं और इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। एकमात्र राष्ट्रपति जिनका सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही 2 बार निर्वाचित हो चुके हैं। और ये दोस्तों, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये बिहार से थे, बिहार से बिलोंग करते थे। और इसके बाद दोस्तों हम देखें कुछ और, तो हमारे सामने है
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं और इसके अलावा 1 बार राष्ट्रपति भी बने हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इसका याद आता है वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है दोस्तों ये निर्वाचन के समय सेकंड चक्र जो होता है, जो कि राष्ट्रपति जो बनते हैं उसमें कई सारे चक्र होते हैं, तो जो कि कई सारे हम कह सकते हैं कि कई चक्र से गुजरना पड़ता है उनको निर्वाचित होने के लिए। तो निर्वाचन के जो समय जो सेकंड चक्र था उन्हें मतगणना करनी पड़ी 2 बार। और इसका आता है नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 1 बार चुनाव हारे हैं, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति बने। दोस्तों निर्विरोध राष्ट्रपति क्या होता है, यानी कि एक बार जब राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, ये इधर नीलम संजीव रेड्डी थे और इधर दूसरे कोई उम्मीदवार थे, तो इन दोनों के बीच हुआ था। तो जब नीलम संजीव रेड्डी हार गए थे और ये जीत गए थे, तो जब यह नीलम संजीव रेड्डी सेकेंड बार जो राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े थे, तो ये तो खड़े थे पर सामने कोई भी नहीं था, तो इसे कहते हैं निर्विरोध, यानी कि विरोध में कोई ना हो, निर्विरोध। तो ये राष्ट्रपति बने थे, तो इसे आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और इसका दोस्तों प्रथम महिला राष्ट्रपति, जैसे कि मैंने पढ़ा थोड़ी देर पहले, प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों जो कि है प्रतिभा देवी पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति। इसके अलावा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो कि हमारे सामने रामनाथ कोविंद, वह दोस्तों यूपी के कानपुर के देहात में से आते हैं। यूपी में जो कानपुर है वहाँ एक देहात नामक जो कि इलाका है, वहाँ से आते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। ये जो रामनाथ कोविंद जी जो हैं, ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले दोस्तों कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और राज्यपाल है, इसके अलावा दोस्तों किसी भी राज्य का मंत्री हो वह राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जो वर्तमान राष्ट्रपति ये पहले राज्यपाल थे, तो राज्यपाल से डायरेक्ट राष्ट्रपति हो गए, मतलब निर्वाचन होने के बाद। और इसका दोस्तों त्यागपत्र, हम देखते हैं त्यागपत्र कौन राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दोस्तों उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी हम आपके लिए वीडियो लाएंगे कि कौन सा अधिकारी है जो किसे अपना त्यागपत्र देता है। अगर राष्ट्रपति, पहले तो हमारे राष्ट्रपति सामने कि अगर कोई कार्य सही नहीं कर रहे हैं या तो उन्हें महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा सकता है। तो दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया आपको बताया थोड़ी देर पहले 61 में है, 61 महाभियोग प्रक्रिया है। इसके तहत महाभियोग के तहत हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। इसके अलावा वह खुद भी हट सकते हैं इस्तीफा देकर। तो त्यागपत्र किसको देते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति को हटना हो और अपने उपराष्ट्रपति के पद से, तो वह इस्तीफा जो है इसको राष्ट्रपति को देता है। तो इसके ऊपर भी हम आपके लिए वीडियो लाएंगे एक। तो अगर हम देखें दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति जो है उससे नीचे मतलब उनके कार्यकारी अध्यक्ष कौन हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने देखते हैं कि कई बार ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों कि हम पहले आपको एक स्टोरी बताते हैं जो कि किसी और देश में हुई थी। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि किसी और देश में था, तो वहाँ एक प्लेन में राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे और जो मेन जो अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री वगैरह, और इसके अलावा ये सभी उस प्लेन में बैठे थे और किसी मीटिंग में जा रहे थे। तो वो हुआ क्या कि वो हो गया प्लेन क्रैश। तो उसके बाद देश पे फिर जो कि शासन कौन करे, तो इसके ऊपर एक सवाल उठता है कि फिर उस देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो हमें नहीं पता है। पर वो जो प्लेन क्रैश हुआ था वो फिर उसमें राष्ट्रपति भी चल बसे, उसके बाद उपराष्ट्रपति भी चल बसे, तो उसके अलावा उस देश पे शासन कौन करे। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है। उस स्थिति को देखते हुए हमारे देश में ऐसा नियम बनाया गया कि अगर राष्ट्रपति किसी मतलब तत्काल पद पर नहीं है, राष्ट्रपति उस पद से हट चुके हैं, चाहे किसी भी प्रकार हटे हो, नियोग मतलब इस्तीफा देकर हटे हो या महाभियोग द्वारा उन्हें हटाया गया हो, तो किसी भी प्रकार अगर वो हटे हैं, इसके सामने हमने आपके लिए अनुच्छेद लिखे हैं ताकि आपको याद हो जाए। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52, उपराष्ट्रपति का 64। और दोस्तों अगर वो राष्ट्रपति के तत्काल पद पर को नहीं है, तो कार्यकारी के रूप में उपराष्ट्रपति उस पद का देखभाल करेंगे, मतलब जो शासन करना है वो उपराष्ट्रपति करेंगे और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में करेंगे। तो पहले राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति करेंगे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश करेगा, CJI होता है, यह करेगा।
और इसके अलावा न्यायाधीश एससी का जो सीनियर के हिसाब से बड़े। तो दोस्तों सीजेआई कौन होता है? न्यायाधीश एससी के जितने भी न्यायाधीश होते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के, इसमें सीनियरता के हिसाब से यानी कि जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा हो, जो उम्र में सबसे बड़े हों, वह शासन करता है। कब? जब राष्ट्रपति ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, और तब करता है मुख्य न्यायालय का सीजेआई। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके बाद भी कुछ थोड़े बहुत और फैक्ट हैं, और उसके बाद हम करेंगे वीडियो ख़त्म। तो इसका थोड़ा बहुत और कुछ देखेंगे हम। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों हम अभी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इसके पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी भी हम साथ में चल रही है साथ में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें भी हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं। उसके अलावा हमने उसमें भी कुछ बहुत सारी ट्रिक बताई हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और इसके अलावा ऐसे ऐसे टॉपिक जो कि अदर जो चैनल वाले हैं या आपको बुक में कहीं नहीं मिलेंगे और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। क्योंकि दोस्तों पता नहीं जो अदर चैनल वाले तो हमें तो नहीं पता कि क्यों नहीं बनाते हैं, पर एग्ज़ाम में दोस्तों वो जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट होते हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने जब देखी वीडियो यूट्यूब पर तो हमें नहीं मिली कोई सी भी, तो हमने सोचा इसकी बना दी जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट को अगर उसकी जानकारी नहीं होगी तो एग्ज़ाम में उनके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई सा भी एग्ज़ाम में गलत हो क्वेश्चन। तो इसलिए हमने आपके लिए उन टॉपिक भी की भी वीडियो बनाई है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना बुक में ना यूट्यूब पे। तो हमने बहुत छाट के बनाई है वो भी वीडियो, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो जो कि हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी की, उसमें आप जाकर हम जितनी भी वीडियो है हमने बनाई हैं वो सभी आप देख सकते हैं, फुल डिटेल से बनाई है आपके लिए। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं दोस्तों, फिर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं हम। तो देखते हैं कुछ और बातें। तो दोस्तों एक पॉइंट आता है जो कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों 6 माह के पूर्व कर लिया जाता है। उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और अगर उसे हटा दिया गया है महाभियोग के द्वारा या खुद ही हट गया है तो उसका निर्वाचन तो होता ही है। तो उसके बाद 6 माह तक जो शासन करता है उपराष्ट्रपति करता है, और दोस्तों यह कार्यवाहक अधिकतम 6 माह तक ही रह सकता है। उपराष्ट्रपति जो है 6 माह तक ही अधिकतम रह सकता है, कार्यवाहक कर सकता है। दोस्तों ये जो फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके बारे में देखेंगे हम लोकसभा में क्या है और क्या नहीं है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको बतानी है जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, तो इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपका कोई सा भी टॉपिक जो कि इंडियन ज्योग्राफी में या आपका कोई सा भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक जो आपको डाउट हो, तो अभी तो हम बना रहे हैं पॉलिटी का वीडियो, तो आप पॉलिटी में अगर आपको कोई सा भी डाउट हो, कोई सी भी आपको टॉपिक का, तो आप उस टॉपिक को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हम आपके लिए वीडियो जल्दी ही लाएंगे फुल डिटेल से, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और जो कि आपको नहीं पता होगा। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।